सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं राज नारायण बोहरे जी द्वारा रचित कहानी गवाही। मजिस्ट्रेट साहब का रवैया देखकर मैं हतप्रभ हो गया। वे जिस तू तड़ाक वाली भाषा में मुझसे सवाल कर रहे थे उससे लग रहा था कि वह पहले जरूर किसी पुलिस थाने के दारोगा थे। न्याय की आसंदी पर विराजमान हर मजिस्ट्रेट अपने सामने हाजिर होने वाले आदमी से क्या ऐसे ही बातें करते होंगे? मैं डर के मारे पसीना पसीना था और कुछ इल्तिजा करना ही चाहता था कि गला अवरुद्ध हो गया और मैं घबरा गया। फिर जाने कैसे मेरी नींद खुल गई। फिर तो रात के 3 बज गए। मेरी आंखों से नींद ऐसी रूठी कि हाथ पांव गीला करने से लेकर सिर पर पानी डालने और कुछ मीठा खाकर टहलने जैसे तमाम जतन किए तो भी उसके स्पर्श को तरसता रहा। मुझे रह रह कर आने वाले कल का ध्यान आ रहा था। कल अदालत में गवाही थी मेरी। एक खास मुकदमा था ये जिस पर सारे सूबे की आंखें टिकी हुई थी। मुकदमे का ख्याल आते ही मुझे कपकपी हो आई। हर बार की तरह लगा कि काश मैं मौका वारदात पर हाजिर ना होता या फिर मैंने बहादुरी दिखाते हुए नीरनिधि साहब को ना बचाया होता। चलो बचा भी लिया था तो पुलिस और पत्रकारों से कुछ ना कहा होता। अलबत्ता जो कुछ हो चुका उस पर किसका वश है। दुधारी तलवार पर खड़ा हूं मैं। इधर कुआं तो उधर खाइए। अदालत में कल क्या कहूंगा मैं? और सारी घटना एक बार फिर मेरे जहन में घूम जाती है। उस दिन हम सब दफ्तर के बड़े हॉल में इकट्ठा थे कि 11 बजे रोज की तरह नीरनिधि साहब अपने जूते ठकठकाते हुए आ पहुंचे थे। सामूहिक नमस्कार स्वीकारते वे अपने चैम्बर में गए तो रोज की तरह हम चुहलबाजी में लग गए। फिर उनकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और प्रेम व्यवहार के गुण की तारीफ करने लगे। इस तारीफ में हर एक के मन में एक ही भाव भी था कि काश हम सब ऐसे ही हुए होते। नहीं हुए सो देखने दिखाने को बड़ाई करते थे सबके सब। हालांकि हम क्या, सारा नगर जानता था कि नीरनिधि साहब एक हीरा आदमी हैं। गांव की कच्ची गलियां हों या नगर की गंदी बस्ती, नीरनिधि साहब हर उस जगह मौजूद मिलते थे जहां हमारे महकमे के छोटे कर्मचारी काम कर रहे होते। सारा जीवन सादे ढंग से रहने और पूरी क्षमता से काम करने में ही गुजार दिया उन्होंने। सो घर वालों को भी आदत सी हो गई जमाने की हवा से विपरीत चलने वाले एक आदमी के साथ जीवन यापन करने की। हालांकि अर्दली कहते हैं कि मेम साहब भी बड़े दिल वाली हैं और अपने पति को उनकी ईमानदारी के लिए कभी उलाहना नहीं देती, चाहे परेशानी में गुजर कर लें। तब 12 से कुछ कम का समय था कि दफ्तर के बाहर तेज हलचल सी दिखी। पहले लगा कि बिजली बिल जमा करने वाले लोगों की भीड़ है। फिर जब भीड़ में खड़े एक नेतानुमा आदमी को ऊंचे स्वरों में बातचीत करते सुना तो माथा ठनका कि बात कुछ और है। सब अपने अपने अनुमान लगा रहे थे कि सहसा 101 लोग हॉल के बड़े दरवाजे से अंदर घुसते दिखे और हम चौंकते से अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। कौन हैं आप? क्या काम है? बड़े बाबू ने दफ्तरी अकड़ के साथ पूछा तो भीड़ की अगुवाई करता चुस्त सफेद कुर्ता पाजामा और कंधे पर रंगीन गमछा डाले वह गोरा और तगड़ा युवक गुर्राया था। रूलिंग पार्टी के मेंबर। बात करने की तमीज नहीं है तुझे बुड्ढे? मैं रूलिंग पार्टी की युवा इकाई का नगर अध्यक्ष रक्षपाल हूँ। क्षणांश में बड़े बाबू के भीतर बैठा चौकन्ना क्लर्क जाग उठा। सॉरी भैया, मैं पहचान नहीं पाया। कभी काम नहीं पड़ा ना। यही तो गद्दारी है हमारे पार्टी वाले हुक्मरानों की। तुम जैसे 2 कौड़ी के नौकर तक हमें नहीं पहचानते। हम तो आज एकदम चोखा हिसाब करने आए हैं कि तुम जो रोज मनमाने ढंग से बिजली की कटौती करते रहते हो ना, उसका जिम्मेदार कौन है? साले तुम्हारी कारगुजारियों की वजह से हमारी पार्टी बदनाम हो रही है। आप बैठो तो सही भैया। आइए आप भी बैठिए। अपनी बेइज्जती पीते हुए बड़े बाबू ने उसके साथ वाले लोगों से भी बैठने का इसरार किया। अबे चुप कर बुड्ढे, तेरा अफसर कहाँ है? उससे बात करने आए हैं। कहाँ बैठता है वह रिश्वतखोर? बड़े बाबू की चिरौरी से नर्म होने की बजाय वह युवक उत्तेजित हो उठा था। डर से कांप उठे बड़े बाबू।
नेता के पीछे खड़े लोग बड़े बाबू को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहे थे। थरथराते बड़े बाबू ने कांपते उंगली से उस कमरे की तरफ इशारा कर दिया जिधर नीर निधि साहब का चैम्बर था। हॉल में मौजूद सारे कर्मचारी नीची निगाह किए खड़े थे और कनखियों से उन लोगों की गतिविधि देख रहे थे। राजनीति में गुंडागर्दी समावेश का पहला तमाशा था हमारे सामने। लगा कि किसी बांध की दीवार ही टूट गई हो। हाहाकार बहते पानी की तरह बाहर खड़े 50 एक आदमी और भीतर घुसे और वे सब के सब हुंकारी के साथ एक दूसरे को धकियाते नीर निधि साहब के कमरे में घुसने लगे। उन सबकी आंखों में एक अजीब सी हिंसा की ज्वाला थी और चेहरों पर थे दर्प के भाव, जिसे देखकर हम सब दहशत से भर उठे थे। पहले बड़े बाबू ने धीरे से अलमारी लॉक की और आहिस्ता से बाहरी दरवाजे की ओर बढ़ गए। फिर वर्मा जी, फिर खरे, चतुर्वेदी, शर्मा वगैरह एक एक कर सारा स्टाफ दफ्तर से बाहर निकल गया। सिर्फ मैं अकेला भकुआता सा बैठा रह गया था, इतने बड़े हॉल में जिसमें 1000 से ज्यादा आदमी समा सकते थे। मेरी छठी इंद्री ने मुझे चेताया था कि अब मुझे भी खिसक लेना चाहिए। सो बिना देर किए मैं झटके के साथ उठा और टेबलों के बीच से जगह बनाता बीच की खाली जगह में आया ही था कि मेरे पांव जकड़ गए। नीर निधि साहब के कमरे में से उनकी तेज चीख सुनाई दी मुझे और लंबी हिलकी भी। सहसा करंट सा आ गया मुझ में और हवा के परों पर सवार मैं ताबड़तोड़ दौड़ पड़ा था नीर निधि साहब की दिशा में। अंदर का दृश्य हर भले आदमी को शर्मसार कर सकता था, लेकिन मेरे लिए असह्य था वह। हमारे दफ्तर का सम्मान्य अफसर, बिजली विभाग का वह कर्मठ और ईमानदार इंजीनियर, जनता की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहने वाला वह जनसेवक, हम सब कर्मचारियों की निष्ठा का प्रतीक वह हमारा नुमाइंदा उस भीड़ से घिरा हुआ बेहद दयनीय हालत में उन 2 कौड़ी के गुंडों के हाथों में फुटबॉल की तरह उछल रहा था। उसका सांवला चेहरा इस वक्त काले रंग से रंग चुका था, जिसके बीच बीच में खून की लाल लकीरें उसे अजीब सी शक्ल प्रदान कर रही थी। उन्मादी भीड़ के लोग उनको बेतरतीब ढंग से पीटते हुए एक भयावह अट्टहास कर रहे थे और नीर निधि साहब गिड़गिड़ाते हुए उनके हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भीख मांग रहे थे। जबकि मुश्किल से 5 मिनट बीते थे, मैंने देखा कि हष्ट-पुष्ट नीर निधि साहब श्लथ हो चुके थे और अब ना उनके मुंह से चीख निकल रही थी, न बचाने की गुहार। ठीक तभी भीड़ का शिकंजा ढीला हुआ। मुझे नीर निधि साहब तक जाने का मौका मिल गया। जमीन पर औंधे पड़े थे। मैंने उन्हें सीधा किया और अपने कमजोर हाथों से उन्हें उठाने का यत्न करने लगा ताकि उनकी कुर्सी पर उन्हें बैठा सकूं, लेकिन वे थे कि तनिक भी सहयोग नहीं कर रहे थे। लगातार मेरे हाथों से फिसले जा रहे थे। बमुश्किल तमाम मैं घसीट कर उन्हें कुर्सी पर बैठाने में सफल हुआ तो उनका सिर धड़ाम से टेबल पर पड़े कांच में जा टकराया। उनके सिर को सीधा करते हुए कनखियों से मैंने देखा कि हाथ की अदृश्य धूल या अछूत आदमी को छूने से पैदा हुआ छूत भाव झड़ाते वे लोग हर्ष ध्वनि के साथ लौटने लगे थे। दशहरे में रावण के पुतले के दहन के बाद उस पर पत्थर बरसाते लोगों की तरह। हेल्प मांगने का उपक्रम किया तो पाया कि फोन चालू ही नहीं था। तार सबसे पहले तोड़े थे उस भीड़ ने। बाद के असंख्य क्षण पीड़ाप्रद थे मेरे लिए भी और नीर निधि साहब के लिए भी। मेरी तमाम सक्रियता के बाद भी नीर निधि साहब बचाए न जा सके। डॉक्टरों की भीड़ ने पल भर में ही नीर निधि साहब को मृत घोषित कर दिया। रात 8 बजे मैंने पुलिस कोतवाली में FIR दर्ज करवाई। उस वक्त मीडिया के चमचमाते कैमरे मेरा एक एक शब्द टेप कर रहे थे और मैं सारा घटनाक्रम थाना प्रभारी को अपनी ऊंची नीची सांसों के साथ सुना रहा था। इस बीच अस्पताल के दिन भर की भागदौड़ में मुझे पता लग चुका था कि हंगामेबाज लोगों में नगर के वे युवा सितारे थे जो सूबे की रूलिंग पार्टी के भीतर अपना अस्तित्व मनवाने के लिए कोई असरकारक घटना करने को व्याकुल थे। ताज्जुब के दिन भर में हमारे दफ्तर का कोई आदमी अस्पताल के आसपास तक न फटका था। पुलिस ने मेरे प्रारंभिक बयान अगले ही दिन अदालत में करवा दिए। अगले कई दिन मगरमच्छी आंसू बहाने के दिन थे। रूलिंग पार्टी के सदर, खिलाफी पार्टी के सदर और तमाम हुक्मरान नीर निधि साहब के घर आते रहे और उन्हें मनाते रहे कि वे खामोखा पुलिस कार्यवाही में न पड़े।
इलाके में खिलाफी पार्टी के एक बड़े नेता बेहद साफ दिल के आदमी थे। उन्होंने नीर निधि साहब की पत्नी से साफ साफ कहा, देखो मिसेज नीर निधि, आप हिम्मत रखिए, भले ही हमारी सरकार ना हो, आपके पति की मौत से जो नुकसान हुआ हम उसकी भरपाई कराएंगे। आपके बेटे को हम नौकरी दिलाएंगे। और रहा मामला नीर निधि साहब की मौत का, तो ये तो एक हादसा था जो न चाहते हुए हो गया। ईश्वर की इच्छा थी कि नीर निधि साहब की मौत आ गई थी। वे हमारे युवा नेता के हाथों ना मरते तो रास्ता चलते ठोकर खाते और गिरकर मर जाते। अब होनी को कौन टाल सकता है जी। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस हादसे की जांच 20 दिन में हो गई और महीना बीतते न बीतते अदालत में चालान भी पेश हो गया। गवाहन तलब हुए। गवाहों में सबसे अव्वल नाम मेरा था, एक तरह से चश्मदीद गवाह। मेरी गवाही पर सारी मीडिया की निगाहें थी। वैसे इस प्रकरण के प्रति हर आदमी का एक अलग नजरिया था। पुलिस के लिए फालतू का लफड़ा, नामजद हुए लोगों की आगामी पॉलिटिक्स को आर पार का मुद्दा, नीर निधि साहब के परिवार की डूब गई नौका को उबारने का यत्किंचित सहारा और मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न। मुझे लगता है फालतू के लफड़े में नीर निधि साहब की जान गई। लफड़ा था बिजली कटौती का, जिसमें न नीर निधि साहब कुछ कर सकते थे न विद्युत मंडल। बिजली का रोना अपनी जगह, लेकिन किसी की जान पर बनाए ऐसा करतब कहां तक जायज है। सो मैंने कमर कस ली थी कि हर हालत में मुलजिमों को सजा दिलवाऊंगा। हालांकि इतना सरल न था सजा दिलवाना, क्योंकि एक पूरी राजनीतिक पार्टी जिन मुलजिमों के पीछे खड़ी हो, किसकी मजाल जो उनके खिलाफ गवाही दे देगा। उनके खिलाफ गवाही देने वालों में सबसे पहला मेरा नाम है और पुलिस व मीडिया के सामने मैंने ही सारा किस्सा बयान किया है। सो मुलजिमों का पहला निशाना तो मैं ही हूँ। हादसे के अगले दिन से ही मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा पीछा किया जाता है। अजनबी किस्म के गुंडे मेरे आसपास घूमते रहते हैं। अचानक रात को मेरा फोन बज उठता है और घर का जो सदस्य रिसीवर उठाता है उसे गंदी गालियों के साथ धमकी दी जाती है कि अगर अदालत में मैंने मुंह खोला तो मेरी और मेरे परिजनों की खैर नहीं है। रोज रोज के फोन से तंग आकर मेरी पत्नी आंचल प्रसार कर मुझसे अपने सुहाग की भीख मांगती है, तो मेरे बच्चे अपने बाप की जिंदगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस तरह अपने बच्चों की खातिर सच से मुंह मोड़ लेना तो अन्याय होगा। अन्याय उस समस्त न्यायिक प्रक्रिया के साथ जो आदिकाल से मानव की सभ्यता के विकास के साथ विकसित हुई। अन्याय उस परिवार के साथ जो नीर निधि साहब के बिना अनाथ हो गया और जिनकी आशा का बहुत बड़ा स्रोत मैं हूँ। अन्याय उन लाखों लाख सरकारी मुलाजिमों के साथ जो निरपेक्ष भाव से अपना कर्तव्य निभाते हुए बिना कसूर और अकारण पिट रहे हैं और उनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो रहा, न शासन, न प्रशासन, न जनता और न ही चौथे स्तंभ का ढोल पीटता मीडिया। तो क्या करूं मैं? कदाचित अदालत में मैंने वही बयान दिया जो पहले दिया था, तो संभवतः अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा मुझे। पत्नी के साथ कोई अनहोनी या किसी बच्चे का अपहरण। सुरक्षा की गारंटी देती पुलिस मुझे और परिवार को कहां कहां बचाएगी। जब एक प्रधानमंत्री को नहीं बचा सकी, मेरे दुश्मन कोई निर्बल और असहाय नहीं है। 1000 शेर और सहस्र बाहुओं वाले मेरे शत्रु हैं। प्रजातंत्र में क्यों बन जाता है कोई राजनीतिज्ञ इतना ताकतवर? इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलता मुझे। वैसे अदालत में अपने कहे हुए से पलट जाना उतना आसान भी तो नहीं है जितना पहले कभी हुआ करता था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। गुजरात के बेस्ट बेकरी कांड की गवाह जाहिरा शेख अदालत में अपने बयान से पलटी तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने सजा दे दी थी उसे। फिर वह मामला भी ज्यादा पुराना कहाँ है जब दिल्ली का जेसिका लाल का हत्याकांड चर्चा में आया और अदालत में पलट जाने वाले उसके गवाहों को अदालत ने जिस तरह से सजा तजवीज की, उसके बाद मेरे जैसे आदमी में साहस ही कहाँ बचा है अपने कहे से पलटने का। फिर अदालत में पलट जाने भर से इज्जत बच जाएगी क्या मेरी? कल जब बाजार में जाऊंगा, किसी गली से निकलूंगा तो लोग कटाक्ष करेंगे मुझ पर। दुनिया भर में थू थू होगी मेरी। नीर निधि साहब की बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, जिन्हें पहली रात ढांढस बंधाते हुए मैंने कहा था कि जब तक नीर निधि साहब के हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती तब तक नींद नहीं आएगी मुझे। अपनी यूनियन के सामने क्या कहूंगा मैं, जहां खूब डींगे हाँकता रहा अब तक? तो क्या करूंगा मैं?
अदालत में क्या कहना है यह बयान वकील ही तैयार कराएगा, सरकारी वकील। बाद में मुलजिमों का वकील जिरह करेगा मुझसे। हालांकि इस मामले में क्या सरकारी और क्या बचाव पक्ष का वकील, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्या कहूंगा मैं? यह कह सकूंगा कि मैंने देखा है इन और इनको अपनी आंखों से नीर निधि साहब को पीटते। कल पत्नी कह रही थी कि तुम चिंता काहे करते हो, उन लोगों का वकील पहले ही बता देगा आपको कि कैसे क्या कहना है। मैंने बात कर ली है वकील से। आपको ऐसी गोलमाल बात करनी है कि पुराने बयान से पलटना भी ना लगे और उन लोगों को शिनाख्त भी ना करना पड़े। वैसे ऐसी कोशिश चल रही है कि अदालत में आपका बयान न कराया जाए। मैं अचंभित था। मेरी घर गुस्सा निहायत घरेलू हाउसवाइफ बीबी को ऐसी दुनियादारी कहां से आ गई कि रास्ता निकाल लिया उसने मेरे धर्म संकट से उबरने का। सुबह हो रही थी, आसमान में सोने सा पीला उजाला फैलने लगा था। मैं उठा और दैनिक कर्म में लग गया। जल्दी से निवृत्त हो लूं ताकि वकील के द्वारा बताए गए संवाद रट लूं और अदालत में उन्हें हूबहू दोहरा सकूं। तभी फोन की घंटी बजी। मैंने लपक कर उठाया तो पाया कि उधर से नीर निधि साहब की पत्नी की आवाज थी। वे कह रही थी, भैया जिसे जाना था वह चला गया। आप आज पेशी में ऐसा कुछ मत कहना कि आपके परिवार पर संकट आ जाए। अब मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता ना। हम लोग भी अब सजा दिलाने पर ज्यादा जोर नहीं डालेंगे। सुना तो मैं स्तब्ध रह गया, बल्कि भयभीत होकर जड़ सा होकर रह गया कहना उचित होगा। मन में घुमड़ रहे द्वंद्व के घनेरे बादल छंटते से लग रहे थे, लेकिन जाने क्यों बाहर के वातावरण में एक अजीब सी घुटन और उमस बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई सी लग रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।